सैलाब के असरात बयान किए। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 34 पे है। 34 ओपन करें। जी हाँ, सैलाब, उन्होंने सैलाब के असरात पूछे हैं। पहले आप सैलाब बताएंगे, यहाँ तक से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसमें आपको बताया जाएगा सैलाब कैसे आता है, सैलाब से क्या क्या नुकसानात होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गर्दबाद पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 35 पे है। आपको मैंने अभी बताया भी था गर्दबाद क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। तूफ़ानी हवाओं का ऐसा कुदरती निज़ाम जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ से चलती हैं और गर्ज चमच के साथ खूब बारिश बरसाती हैं। ठीक है, इन्हें हम यहाँ से यहाँ तक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लीजिए। जायज़ा लें, पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। ज़लज़ले वाला पॉइंट, ज़लज़ले आपको पता है क्या होता है, कुदरती आफत ही कहलाते हैं। अचानक ज़मीन का थरकना, बहुत तबाही होती है इससे। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुदरती आफात के लिए इख्तियार किए जाने वाले इंतज़ामी इक़दामात पर बहस करें। इसका आंसर जो है पेज नंबर 38 पर आता है। ये कुदरती आफात के इनके लिए इंतज़ामी तदाबीर, पेश गोई तदराक सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि पहले से ही कोई ना कोई आपको इंतज़ाम करना चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। निगरानी दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आबादकारी और बहाली। ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनकी वजह से मुतासरीन, अगर कोई मतलब कि खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है तो हमें पहले से ही ऐसे इक़दाम रखने चाहिए कि हम उसका मतलब मुतासरीन को सेफ़ जगह पर पहुंचा सकें। यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहरा ज़दगी के असरात का जायज़ा लीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 33 पर है। जी, ये वाला सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा 2 पॉइंट आते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो लेक्चर है वो है SST क्लास 8। टॉपिक का नेम है कुदरती आफात, नेचुरल डिसास्टर्स। नेचुरल डिसास्टर्स क्या होते हैं? कुदरती आफात, जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाता है, जैसे ज़लज़ले, सैलाब, आतिशफ़शानी। अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई अज़ाब इंसानों तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कुदरती आफात कहते हैं। इसमें आतिशफ़शानी आते हैं। आतिशफ़शानी क्या है कि ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद का वजूद में आना और इस मवाद के ज़मीन से बाहर निकलने का अमल आतिशफ़शानी कहलाता है। उसके बाद इसका ज़मीन का सरकना या फिसलना, कशिश शक्ल के ज़ेर असर ढलानों में पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों का शिकस्ता होकर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना ज़मीन का सरकना या फिसलना कहलाता है। सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव, काबिल काश ज़मीन का सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाना। काबिल काश यानी कि जहाँ पर पहले फसलें उगाई जाती थी, काश्त की जाती थी, वो फिर सहरा में तब्दील हो गई तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहरा ज़दगी कहा जाता है। उसके बाद सैलाब का तो आप ही पता है, जब पानी का बहुत ज़्यादा बहाव जो होता है वो किसी भी जगह पर आ जाना तो वो क्या कहलाता है? सैलाब कहलाता है। सैलाब से मुराद दरिया में मुमकिन तौर पर पानी का ऐसा ऊंचाव बहाव है जो दरिया के किनारों से बाहर बह निकले और किनारों के करीब आबाद और इर्द गिर्द के निशेबी आबादियों को तबाह करने की सलाहियत रखता हो। इसे हम क्या कहते हैं? सैलाब कहते हैं। गर्दबाद क्या है? गर्दबाद तूफ़ानी हवाओं का ऐसा कुदरती निज़ाम है जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं। ये देखें, गर्दबाद इस तरह से होता है। गर्दबाद हवाएं बहुत तेज़ हवाएं होती हैं।
आगे ज़लज़ले तो आपको पता है कि कुछ अर्ज़ की अचानक और शदीद थरथराहट ज़लज़ला कहलाती है। ठीक है, कुदरती आफत में जंगल की आग भी कहते हैं। ये ऐसी आग जो बेकाबू हो जाती है, जो कभी तो कुदरती तौर पर भी लग जाती है और कभी कुदरती तौर पर कैसे लगती है, जैसे बिजली का चमकना, और बस इसी तरह से लगती है। लेकिन दूसरी किसी भी वजूहात की बिना पर अगर आग लग जाए और फिर वो बेकाबू हो जाए तो ये भी एक कुदरती आफत की तरफ से ही कहा जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स बने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा देख लें। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सैलाब के असरात बयान कीजिए, तफसील से जवाब दें। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पाकिस्तान में सैलाब के असरात बयान किए, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 34 पे है। 34 ओपन करें। जी हाँ, सैलाब, उन्होंने सैलाब के असरात पूछे हैं। पहले आप सैलाब बताएंगे, यहाँ तक से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसमें आपको बताया जाएगा सैलाब कैसे आता है, सैलाब से क्या क्या नुकसानात होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गर्दबाद पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 35 पे है। आपको मैंने अभी बताया भी था गर्दबाद क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। तूफ़ानी हवाओं का ऐसा कुदरती निज़ाम जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ से चलती हैं और गर्ज चमच के साथ खूब बारिश बरसाती हैं। ठीक है, इन्हें हम यहाँ से यहाँ तक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लीजिए। जायज़ा लें, पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। ज़लज़ले वाला पॉइंट, ज़लज़ले आपको पता है क्या होता है, कुदरती आफत ही कहलाते हैं। अचानक ज़मीन का थरकना, बहुत तबाही होती है इससे। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुदरती आफात के लिए इख्तियार किए जाने वाले इंतज़ामी इक़दाम पर बहस करें। इसका आंसर जो है पेज नंबर 38 पर आता है। ये कुदरती आफात के इनके लिए इंतज़ामी तदाबीर, पेश गोई तदराक सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि पहले से ही कोई ना कोई आपको इंतज़ाम करना चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। निगरानी दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आबादकारी और बहाली। ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनकी वजह से मुतासरीन, अगर कोई मतलब कि खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है तो हमें पहले से ही ऐसे इक़दाम रखने चाहिए कि हम उसका मतलब मुतासरीन को सेफ़ जगह पर पहुंचा सकें। यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहरा ज़दगी के असरात का जायज़ा लीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 33 पर है। जी, ये वाला सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा 2 पॉइंट आते हैं इसमें। अब आप इसकी एक्सरसाइज देख लें। हाँ जी, एक्सरसाइज में सिर्फ MCQs हैं। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे का तनासब कितना है? 5% से कम। सबसे कम वक्त में तबाही लाने वाली कुदरती आफत क्या है? ज़लज़ला। ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है? 80%। पाकिस्तान में ज़मीनी फसलाव से मुतासर होने वाले इलाके पहाड़ी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन अपने रफ रजिस्टर पर राइट करने हैं और एक्सरसाइज सिर्फ याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह के बतदरीज बुलंद होने के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। सैलाबों का बेवक्त और ज़्यादा होना, आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा होना, खुश्क साली का आम होना, कुदरती आफात मसलन कहत वगैरह। कहत किसे कहते हैं? भूख को, यानी कि खुराक का कम हो जाना,
गंदम वगैरह का ना उगना, ये सारी क्या कहलाता है? कहत कहलाता है, जब खुराक बिल्कुल कम हो जाती है। का वकूअ पज़ीर होना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है। पीने के पानी की कमी आई। बारिशों के कुदरती निज़ाम का बेरबत होना, मसलन बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जबकि बाज़ इलाकों में बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी। बारिशों का ज़्यादा होना भी नुकसान देता है और कम होना भी नुकसान देता है। कुदरती वसाइल मसलन जंगलात, घास के मैदानों के वगैरह की पैदावारी में सलाहियत में बतदरीज कमी वगैरह इसके अहम असरात हैं। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब बयान करें। इसका आंसर 42 पेज नंबर पे। फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब व असरात। वजूहात भी असबाब को ही कहा जाता है। आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर वजूहात दी हुई हैं, वहाँ पर असबाब कहा गया है। वजूहात भी असबाब को ही कहा गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात, ठीक है। फ़ज़ाई आलूदगी आपको पता है, फ़िज़ा में बेजा जो है वो धुएँ का शामिल हो जाना या हवाएं गैसें शामिल हो जाना, क्या फ़ज़ाई आलूदगी को कहते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात और इसके असरात। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। शोर के असरात बयान करें। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 44 पे है। शोर के असरात यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लें। शोर की आलूदगी का नतीजा हाई ब्लड प्रेशर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना है कुर्रा हवा, ओजोन की तह कमज़ोर हो रही है फ़ज़ाई आलूदगी से, ख़तरनाक गैसें हवा में शामिल होती हैं कूड़े को आग लगाने से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। ये आलूदगी के असबाब और असरात, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 43 पे है, इसका 42 पे था। मट्टी की आलूदगी, वजूहात और असरात। ठीक है, पहले आप बयान कर दीजिएगा मट्टी की आलूदगी क्या है, यहाँ से लेकर इसका आंसर जो है यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात और असरात बयान करें। ग्लोबल वार्मिंग, इसका आंसर 45 पेज नंबर पे है। इसको हम पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात, यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों वगैरह से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। ठीक है, जो धुआं है फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों से निकलने वाला, वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। तेल, डीजल और कोयले के जलने की वजह से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होकर फ़िज़ा में दाखिल हो रही है, जो दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बन रही है। दरख्तों की बेजा कटाई, फ़िज़ाई आलूदगी भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जंगलों को काटें नहीं, दरख्तों को काटें नहीं। हम जितनी कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे, उतने हमारे लिए बेस्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह के बदतदरीज बुलंद होने के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। सैलाबों का बेवक्त और ज़्यादा होना, आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफा होना, खुश्क साली का आम होना, कुदरती आफात मसलन कहत वगैरह। कहत किसे कहते हैं? भूख को, यानी कि खुराक का कम हो जाना, गंदम वगैरह का ना उगना, ये सारी क्या कहलाता है? कहत कहलाता है, जब खुराक बिल्कुल कम हो जाती है। का वकूअ पज़ीर होना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है। पीने के पानी की कमी आई। बारिशों के कुदरती निज़ाम का बेरबत होना, मसलन बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जबकि बाज़ इलाकों में बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी। बारिशों का ज़्यादा होना भी नुकसान देता है और कम होना भी नुकसान देता है। कुदरती वसाइल मसलन जंगलात, घास के मैदानों के वगैरह की पैदावारी में सलाहियत में
बतदरीज कमी वगैरह इसके अहम असरात हैं। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब बयान करें। इसे मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है, हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ से चलती हैं और गर्ज चमच के साथ खूब बारिश बरसाती हैं। ठीक है, इन्हें हम यहाँ से यहाँ तक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लीजिए। जायज़ा लें, पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। ज़लज़ले वाला पॉइंट। ज़लज़ले आपको पता है क्या होता है? कुदरती आफत ही कहलाते हैं। अचानक ज़मीन का थिरकना, बहुत तबाही होती है इससे। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुदरती आफात के लिए इख्तियार किए जाने वाले इंतज़ामी इक़दाम पर बहस करें। इसका आंसर जो है पेज नंबर 38 पर आता है। ये कुदरती आफात के इनके लिए इंतज़ामी तदाबीर, पेश गोई तदराक सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि पहले से ही कोई ना कोई आपको इंतज़ाम करना चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। निगरानी दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आबादकारी और बहाली। ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनकी वजह से मुतासरीन, अगर कोई मतलब कि खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है तो हमें पहले से ही ऐसे इक़दाम रखने चाहिए कि हम उसका मतलब मुतासरीन को सेफ़ जगह पर पहुंचा सकें। यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहरा ज़दगी के असरात का जायज़ा लीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 33 पर है जी, ये वाला। सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा 2 पॉइंट आते हैं इसमें। अब आप इसकी एक्सरसाइज देख लें। हाँ जी, एक्सरसाइज में सिर्फ MCQs हैं। पाकिस्तान में जंगलात के रकबे का तनासब कितना है? 5% से कम। सबसे कम वक्त में तबाही लाने वाली कुदरती आफत क्या है? ज़लज़ला। ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है? 80%। पाकिस्तान में ज़मीनी फसलाव से मुतासर होने वाले इलाके पहाड़ी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन अपने रफ रजिस्टर पर राइट करने हैं और एक्सरसाइज सिर्फ याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये मट्टी जब हम दरख्त वगैरह उगाते हैं, जब हम अपनी काश्त करते हैं, अगर तो वहाँ पर अच्छी मिट्टी है तो फिर तो अच्छी काश्त होगी। लेकिन अगर मिट्टी में फजूल चीज़ें मतलब कोई बेजा और बेवक्त इस्तेमाल होगी तो डाली जाएंगी तो फिर वो नुकसान देगी ना हमें। इसीलिए इसी तरह मिट्टी की आलूदगी भी आ जाता है, शोर की आलूदगी भी आ जाता है, जैसे एक्स्ट्रा शोर, गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, ये सारी जो हैं वो हमें हमारे कानों पर असर करती हैं। हमें बहुत ज़्यादा जो शोर की आवाज़ें होती हैं गाड़ियों की, जहाज़ों की, तो ये हमें क्या नुकसान देती हैं? ये हमारे लिए बहुत नुकसान देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग देखें, कुदरत ने कुर्रा अर्ज़ के गिर्द गैसों का एक हिफाजती गिलाफ बना रखा है। इंसानी सरगर्मियों से गैसों की इस हिफाजत के गिलाफ की तरकीब में फ़र्क होने के बायस ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। कुर्रा अर्ज़ के औसत दर्जा हरारत में तब्दील बतदरीज इजाफ़ा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, गैसों में जो इजाफ़ा हो रहा है, गैसों की जो मतलब जो गैसें तो कुदरत ने शामिल की हैं, उसके अलावा जो इंसानी गैस शामिल की जा रही है, उसकी वजह से जो इजाफ़ा हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाकी ज़रात और आबी ज़रात के बायस ज़मीन से खारिज होने वाली हरारत के जज्ब होने से कुर्रा हवाई के निचले हिस्से में दर्जा हरारत का इजाफ़ा क्या कहलाएगा? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखें,
शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके नोट्स बन चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, तफसील से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है आबी आलूदगी की वजूहात और असरात बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 42 पे है। वजूहात पूछी हैं और असरात पूछे हैं। पानी के आलूदा होने की वजूहात, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन, और पानी की आलूदगी के असरात, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, बड़ा समझ के इसको इग्नोर या कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। पानी में क्या क्या आलूदगी शामिल की जाती है, ये आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मट्टी की आलूदगी के अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो आपका लेक्चर है SST क्लास 8 तारीख़, किताब तारीख़ है, हिस्ट्री। यूनिट का नेम है सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? ये मुसलमानों के बहुत अच्छे वफ़ादार साथी थे, जिन्होंने मुसलमानों को बहुत सी चीज़ें दिलाई, बहुत सा सुख दिलाया। हर किसी के मतलब उनके वफ़ादार दोस्त और दोस्त थे, जिन्होंने मुसलमानों को हर तरह के नुकसान से बचाने की कोशिश की ताकि वो सर उठाकर जी सकें, ताकि उनके लिए बहुत सारा काम किया। कायद आज़म के साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान ने भी मुसलमानों के लिए बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है। उनकी सियासी, माशरती, तालीमी, हर चीज़ को उन्होंने सही करने की कोशिश की है। उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सरकारी मुलाजमतें दिलाई थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे। वो समझते थे कि ये एक मतलब अनपढ़, जाहिल और इस तरह की कौम है, मुसलमान हैं, इस तरह के हैं। लेकिन कायदे जो है सर सैयद अहमद ख़ान है, उन्होंने मुसलमानों को अच्छी तालीम दिलवाई, सरकारी मुलाजमतें दिलवाई, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखली, मतलब उनको उनकी ज़मीनों में हिस्सा दिलवाया, ताकि जो लोग जो मुसलमान नहीं पढ़े लिखे वो कम से कम काश्तकारी करके अपने आप को बेहतर बना सकें, अपनी बदहाली, अपनी माशी बदहाली को सही कर सकें, तंगदस्ती को सही कर सकें। जो लोग तालीम हासिल करने से रह गए थे या जो नौजवान थे, बच्चे थे, उनके लिए स्कूल्स बनवाए, मदरसे बनवाए और उनको तालीम दिलवाई। और जो पढ़े लिखे थे, जो कुछ पढ़ना लिखना जानते थे, उनके लिए अंग्रेज़ों को सरकारी दफ्तर में और उनका सरकारी दफातर में उनको जॉब्स दिलवाई। इसी तरह फिर अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मफाहमत कराने में सर सैयद अहमद ख़ान का किरदार, यानी कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों को आपस में मिलाने के लिए उन्होंने बहुत किरदार अदा किया। क्या किया, मुसलमानों की ख़राब हालत को जो है ना, उन्होंने ठीक करने की बहुत हद तक कोशिश की। मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो नफ़रत थी उनको दूर करने की कोशिश की, और मुसलमानों को भी बराबर हक दिलवाया, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो हमेशा मुसलमानों को तो उन्होंने बहुत से काम किए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत से मदरसे भी बनाए हैं, कॉलेज भी बनवाए हैं, स्कूल भी बनवाए हैं, और मुसलमानों को जदीद तालीम के लिए की तरफ राग़िब भी किया है, यानी कि उनको मतवज्जा किया, उनको एहसास दिलाया कि आप लोग तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर इंसान नामुकम्मल है, बेशक वो दीनी तालीम हो या फिर तालीमी तालीम हो। मोहम्मदन मुसलमानों में तालीम की लगन पैदा करने की कोशिश की उन्होंने, और तालीमी अदारे भी बनवाए। सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत किरदार है मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलाने का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स बन चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, तफसील से जवाब दें। पहला क्वेश्चन है 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की मजहबी, सियासी और तालीमी हालात का जायज़ा लीजिए। इसका जो आंसर है पेज नंबर 13+14 पे है। 13 से स्टार्ट करेंगे, होगा 14 तक जाएगा, सबसे पहला पेज ही आ जाता है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात
ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों में सिखों, ये ज़रा ध्यान से देख लें। जो कटिंग ब्लू पॉइंटर से हुई है, ब्लू कलर से, वो कटिंग आपने करनी है, जो बाकी नहीं है वो नहीं करनी। ये ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। जो कटिंग है वो कटिंग कर लीजिएगा। पहले यहाँ से ये देखें, ये पूरा आएगा, ठीक है। उन्होंने पूछा ना सियासी, माशरती और वो तालीमी हालात, तो आपने पॉइंट्स के साथ नहीं लिखना, आपने पूरा थ्योरी में लिख देना है, पॉइंट्स पे मत लिखिएगा। ये यहाँ तक पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ये वाला पॉइंट करेंगे, तालीमी पसमानदगी। ये भी आपने पॉइंट में नहीं लिखना, ये बस आपने ऐसे थ्योरी में लिख देना, इसके लाइंस में राइट कर दीजिएगा। और उसके फिर ये पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के माबैन से सैयद अहमद के मुफाहमती किरदार पर रोशनी डालें। पेज नंबर 15-16, ठीक है। यहाँ से अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत कराने में सर सैयद अहमद खान का किरदार, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। जो कटिंग की हुई है वो आप कटिंग कर लें, बाकी आपने सारा याद करना है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आप एक क्वेश्चन छोड़कर एक भी राइट कर सकते हैं, लेकिन याद आपने सारे अच्छे से करने हैं। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौजूदा पाकिस्तान में कायम होने वाले जदीद तालीमी अदारों की अफादियत बयान करें, ठीक है। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 19+20 में है। मुसलमानों के तालीमी अदारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो कटिंग लेड पेंसिल से की हुई है ये आपने नहीं करनी। जो कटिंग मैंने ब्लू पॉइंटर से करवाई हुई है, ब्लू कलर से की है, वो आपने कटिंग करनी है। अच्छे से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली लाइन करेंगे। उसके बाद ये 3 लाइनें कट हैं, ये देखें, ये 3 लाइनें कट्स हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पॉइंट करना है। उसके बाद अगला पॉइंट, इसकी भी पहली लाइन हम करेंगे, सेकंड वाली लाइन हमने कट कर दी है। उसके बाद 1 2 3 4 लाइन्स के, ये 3 लाइन के लास्ट पे लिखा हुआ है वो सारा आपने कट कर देना है। आगे इस्लामिया कॉलेज, इसकी पहली लाइन करेंगे, सेकंड वाली लाइन हम कट कर देंगे। और उसके बाद ये वाली लाइन भी कट की है और यहाँ तक करना है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद और किरदार की वजाहत करें। इसका जो आंसर है वो है 18 पेज नंबर 18-19 पे है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके आपने पॉइंट का नेम भी राइट करना है। ये पॉइंट का नेम भी राइट करना है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, ये छोटा सा ही है। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। एक माशरती मुसलह की हैसियत से सर सैयद अहमद खान का किरदार बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 17 पे इसका आंसर है। यानी कि मुसलमानों की किस तरह से सर सैयद अहमद खान ने अपना किरदार अदा किया, मुसलमानों को हैसियत दिलाई, मुसलमानों और हुकूमत के अंग्रेज़ों के दरमियान जो है नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश की, मुसलमानों के लिए तालीमी अदारे ठीक किए, मुसलमानों की जॉब्स दिलवाई। ये सब कुछ इसमें आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। नहीं सॉरी, नहीं एक मिनट, आई थिंक हम 5 वाला मिस कर गए हैं। ये पॉइंट का नेम भी राइट करना है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, ये छोटा सा ही है। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। एक माशरती मुसलह की हैसियत से सर सैयद अहमद खान का किरदार बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 17 पे इसका आंसर है।
यानी कि मुसलमानों की किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना किरदार अदा किया, मुसलमानों को हैसियत दिलाई, मुसलमानों और हुकूमत के अंग्रेज़ों के दरमियान जो है नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश की, मुसलमानों के लिए तालीमी अदारे ठीक किए, मुसलमानों की जॉब्स दिलवाई। ये सब कुछ इसमें आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। नहीं सॉरी, नहीं एक मिनट आई थिंक हम 5 वाला मिस कर गए हैं। जी हाँ, हम 5 वाला मिस कर गए हैं। मुसलमानों की जदीद तलीम के हवाले से सर सैयद की खिदमात का अहाता करें। ये पहले हम करेंगे। पेश मुसलमानों को जदीद तलीम की तरफ राग़िब करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कोशिशें की, क्या खिदमात सर अंजाम दी। यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये जो कटिंग है वो कटिंग कर लीजिएगा, जो नहीं कटिंग वो आपने सारा करना है यहाँ तक। ये जो रेड से ये कटिंग किया है, रेड वाला नहीं है, ओनली ब्लू वाला है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। गलती से पहले मैंने 6 बोल दिया। एक माशरती मसला की हैसियत से सैयद अहमद ख़ान का किरदार बयान करें। ये वाला 6 में आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक। इसकी कटिंग ज़रा अच्छे से देख लें। उसके बाद ये वाली आएगी। बाकी लेड पेंसिल के साथ जो कटिंग की हुई है वो कटिंग नहीं होगी, जो ब्लू पेंसिल के साथ की हुई है वो कटिंग करनी है आपने। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक, टिक क्रॉस, ये देखें अच्छे से। फिलिंग द ब्लैंक, मुस्लिम हकूक़ 1875, 1892, एक निज़ाम, इस्लामिया कॉलेज, अच्छे से देख लें। उसके बाद ये है कॉलम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसकी तैयारी भी अच्छे से करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन छोड़ के 1 राइट कर लें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं तो आपको मुश्किल आएगी लिखने में, तो आप एक छोड़ के एक लिख लें, या फिर अगर आपने सारे लिखने हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन याद अच्छे से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।